बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे पहले हमने मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेटर्स पढ़े हैं जिसका ओवरव्यू लिया था, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो पढ़े थे, बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड ऑपरेटर्स के बारे में। बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में बाकी जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स हैं उनको पढ़ेंगे और उनके एग्जांपल्स के साथ उनके प्रोग्राम करके देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर और एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि जितने भी बेसिक हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के ज़रिए उनको करके देखेंगे। तो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट करेंगे और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, माइनस का करेंगे, मल्टीप्लाई का करेंगे और डिवाइड का करेंगे। बेसिक 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन है पहले, C language provide compound assignment operators that combine assignment operator with arithmetic operators। तो इसमें क्या होता है कि C language हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसको यूज़ करते हैं किसके साथ, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ। दोनों अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर दोनों एक ही टाइम में यूज़ करते हैं, एक ही स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं और इकट्ठा यूज़ करने के बाद वो फिर अपना काम या जो भी उनका एक्शन होता है उसको परफॉर्म करते हैं। विद यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर मैथमेटिक्स ऑपरेशंस आर मोर इजीली। तो जब हम इस तरह से कंपाउंड असाइनमेंट को यूज़ करते हैं तो इससे हमारा क्या होता है कि ऑपरेशंस जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है कि हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, इनको समझना थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। तो वेरिएबल इसका जो सिंटैक्स है पहले वो देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। यहाँ पे ये देखें, ये रहा ये चीज़ कि यहाँ पे वेरिएबल ऑपरेटर हमने यूज़ किया हुआ है। पहले हमने क्या लिखना है, यहाँ पे वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू साइन करनी है हमने, ऑपरेटर जो हमने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो वाला ऑपरेटर आ जाएगा, इज इक्वल का सिंबल आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगी, वो एक्सप्रेशन जो वैल्यू हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है या वो टोटल कोई एक्सप्रेशन होगी वो वैसा उसका जिसका रिजल्ट हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, तो वो चीज़ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ये देखें n है प्लस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या है कि हम एक n वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करवा रहे हैं, प्लस करके 10 को। n के अंदर ऑलरेडी क्या होगा, वो वाली वैल्यू प्लस हो जाएगा साथ में और फिर वो क्या कर देगा, असाइन कर देगा 10 को। 10 प्लस करके किसके अंदर असाइन कर देगा, दोबारा n को ही असाइन कर देगा। इसको अगर हम दूसरी वर्डिंग में, सिंपल वाली वर्डिंग में देखते हैं तो क्या होता है कि n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो n में क्या पड़ा है, सपोज हमारे पास 0 पड़ा है तो n में यहाँ पे भी 0 ही होगा, 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10 और ये n में असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है, यहाँ पे ये देखें, लेकिन इसमें हमने कंपाउंड असाइनमेंट यूज़ किया कि प्लस का ऑपरेटर भी साथ ही यूज़ कर लिया और असाइनमेंट का ऑपरेटर ही साथ ही यूज़ करके फिर उसको जो वैल्यू हमारी फाइनल वैल्यू बन रही है, वो फाइनल रिजल्ट बन रहा है, वो किसको साइन को हो रहा है, दोबारा इसी n को हो रहा है। और यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है कि पहले n प्लस 10 कर लेता है और उसके बाद उसको असाइन कर देता है किसको, n को। यहाँ पे भी यही है कि n के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो प्लस कर लेगा किसके साथ, 10 के साथ, और फिर उसको असाइन कर देगा किसको, दोबारा n को ही असाइन कर देगा। तो ये इस तरह से इसको परफॉर्म किया जा रहा है। तो कंपाउंड असाइनमेंट क्या होती है, जिसमें प्लस और असाइनमेंट ऑपरेटर इकट्ठे एक ही जगह पे यूज़ होते हैं और बाद में जो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है वो उसी वेरिएबल को दोबारा असाइन हो जाता है। तो इसका प्रोग्राम है, इसको प्रोग्राम के तहत करके देखते हैं जी। तो अब हम इसको प्रोग्राम के ज़रिए करके देखते हैं, वही कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं कि प्रोग्राम कैसे करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे वही प्रोग्राम, सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला स्टेप वो क्या होगा, इंक्लूड 2 फाइल्स ऐड करेंगे, लाइब्रेरी फाइल्स, एक CONIO एक STDIO। तो उसके बाद हमारा अगली जो स्टेटमेंट है वो है वॉइड मेन यहाँ से हमारा प्रोग्राम की एक्चुअल फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या करना है कि ब्रैकेट स्टार्ट करनी है जहाँ से हमारे प्रोग्राम बॉडी स्टार्ट होगी। एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का,
कि यानी कि ये इंटीजर वैल्यू को अपने पास स्टोर करेगा। और किस नाम से हमने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो कि इंट टाइप की यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू अपने पास स्टोर करवाएगा। उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ किए हैं ताकि जो प्रोग्राम की रिसेंट आउटपुट्स हों, जितनी भी लास्ट वाली जो प्रीवियस वाली आउटपुट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए स्क्रीन के ऊपर से इसको यूज़ किया जाएगा। ये जो हमने वेरिएबल लिया था जो डिक्लेयर किया था उसको हमने वैल्यू यहाँ पे क्या असाइन कर दिया 10। तो 10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया है कि प्रिंट एफ एक फंक्शन यूज़ किया है जो कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। डबल कोट स्टार्ट किए, वैल्यू ऑफ ए एक मैसेज लिया, मैसेज के ज़रिए आगे हमने स्केप सीक्वेंस यूज़ किए %d। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ए है ये किस टाइप की वैल्यू है, इसके अंदर इंट टाइप की है। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले करवानी है इस जगह पे वो कौन सी टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, %d यूज़ किया। तो अब जब हमारी ये वैल्यू में प्रिंट एफ मैसेज प्रिंट करवाएगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी थी, जो भी अमाउंट पड़ी थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमारा फर्स्ट कंपाउंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमारा फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं हम। तो ए में क्या पड़ा है हमारे पास, 10 पड़ा है, ठीक है जी। और साथ में हमने क्या करना है इसको प्लस, तो 10 प्लस, अब वो क्या करेगा उसके बाद इस वैल्यू को ले लेगा 10 + 5 और उसके बाद उसको क्या कर देगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी कम सबसे। जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो पहले जब मैथ में बात करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट रीड करता है, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व किया जाता है। तो इसी तरह जो कंपाइलर होगा वो भी लेफ़्ट टू राइट ही इसको रीड करेगा इस इक्वेशन को। तो पहले वो 10 की वैल्यू एक्सेप्ट कैच करेगा, फिर प्लस करेगा उसको, फिर किसके साथ, 5 के साथ। और एट दी एंड वाला ऑपरेशन क्या होगा कि वो इक्वल यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर की जो फंक्शनैलिटी होगी वो परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे 10 + 5 यानी कि 15 क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास 15 आंसर किसको साइन कर देगा दोबारा, किसको, ए को। अब ए के अंदर क्या पड़ा है यहाँ पे, इस टाइम हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पे, हमारे पास ए के अंदर पड़ा है 15। ये याद रखिएगा कि ए के अंदर हमारे पास अब कितना पड़ा है 15। वो कैसे कि ए के अंदर 10 पड़ा था, प्लस कर दिया उसने इस 5 के साथ, क्या हो गया 10 + 5 15, और बाद में असाइन कर दिया किसको, इस ए को ही। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 15 हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाला प्रोग्राम जो है। यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या किया कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करते हुए वैल्यू आफ्टर ए प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि इसके बाद जो आंसर बनेगा वो क्या होगा। अब ए के अंदर क्या पड़ा है 15 पड़ा है, तो अब यहाँ पे जब ए को प्रिंट करवाया जाएगा तो जो रीसेंट वैल्यू बनी होगी ए के अंदर वो वाली वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो a माइनस इज इक्वल टू 5। तो पहले a में क्या पड़ा है हमारे पास, यहाँ पे लास्ट टाइम क्या पड़ा था a में, यहाँ पे इस जब हमने मैसेज प्रिंट कराया तो इसमें 15 पड़ा है। 15 माइनस 15 से क्या करना है, माइनस करना है, उसने क्या माइनस करना है 5 माइनस करना है, और फिर क्या करना है उसके बाद असाइन कर देना है किसको, इस a को ही दोबारा असाइन कर देना है। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे बनेगा 10। तो यहाँ पे अब हमारे पास a के अंदर कितना आ गया 10। तो अब ये प्रिंट एफ मैसेज यूज़ करते हुए हम क्या यूज़ करते हैं, वैल्यू आफ्टर a माइनस इज इक्वल टू 5। तो अब a के अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू बनी थी हमारे पास 10 बनी थी, तो 10 को यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो इस जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू ऑफ a, ये वाली आगे क्वेश्चन ऐसे ही एज इट प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो ऑपरेशन है वो क्या है, ए स्टेरिक इक्वल टू। तो अब हमने क्या करना है कि ए के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, लास्ट टाइम रीसेंट 10 आंसर पड़ा था इसके अंदर, उसको मल्टीप्लाई करवा देगा किसके साथ, इस 2 के साथ। तो 10 × 2 कितना हो जाएगा 20, और 20 बाद में साइन किसको कर देगा वो, इस ए को ही। तो अब 10 × 2 20 किसके अंदर आ गया, ए के अंदर अब कितना हो गया है 20, क्योंकि पहले उसने उसको दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और उसके बाद उसको उसका आंसर जो है वो दोबारा इस ए को ही असाइन कर दिया। तो यहाँ पे कंपाउंड का मतलब है कि एक स्टेटमेंट के अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हर स्टेटमेंट के अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। पहले मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, या प्लस करवाया जा रहा है, या माइनस करवाया जा रहा है, और उसके बाद उसका आंसर जो बनता है रीसेंट लास्ट जो आंसर बनता है फाइनल, वो उसी वेरिएबल को दोबारा असाइन भी करवा दिया जाता है। तो 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू आफ्टर ए स्टेरिक
इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 2 था, इसमें हमारे पास क्या पड़ा है 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2। तो अब हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका हमारे पास आंसर आएगा जी, बल्कि इसमें लास्ट टाइम हमारे पास कितना पड़ा था, यहाँ पे यहाँ पे 10 पड़ा था, क्योंकि a माइनस जब 5 किया था तो यहाँ पे हमारे पास a में क्या पड़ा था 15 पड़ा था। तो 15 के बाद जब हमने नेक्स्ट माइनस किया तो a माइनस 5 किया, तो a माइनस 5 यानी कि 15 में से हमने क्या कर दिया -5 कर दिया। तो लास्ट टाइम जो हमारे पास आंसर बना था वो क्या बना था 10 था। तो यहाँ पे हमने जो प्रिंट करवाया था तो वो क्या प्रिंट हुआ था, यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ था। तो अब a स्टेरिक मतलब कि 10 स्टेरिक 2 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 20। तो 20 अब किसको असाइन हो जाएगा दोबारा, इस a को हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 20। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, और 20 इस असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए दोबारा हमने इस a को ही असाइन करवा दिया। तो अब उसके बाद जो लास्ट ऑपरेशन है वो है a डिवाइडेड बाई 2। तो a डिवाइडेड बाई 2 में हम करते हैं तो a के अंदर क्या पड़ा है, लास्ट टाइम में हमारे पास 20 पड़ा है। 20 को जब डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आंसर आ गया, सही है। और जब हमने इसको डिवाइड किया यहाँ पे तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा उसको जब हमने डिवाइड कर लिया तो 10 डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद जो आंसर आया था वो ये आया था 10। तो 10 हमने दोबारा किसको साइन कर दिया, इस a को, और उस a को दोबारा यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका क्या बन रहा है 10 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हमने जमा माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो इसी तरह से बाकी ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो कंपाउंड ऑपरेटर का असल मकसद ये है कि जब हमने ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ नहीं करने होते, थोड़ी सी स्टेटमेंट्स के अंदर ज़्यादा काम करना होता है, उस वक्त कंपाउंड ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले वो मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं जो हमने एक्शन परफॉर्म करना है या जो डाटा वैल्यूज़ के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है वो वाला ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया जाता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी प्रेसिडेंसी ज़्यादा होती है असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो इसलिए पहले क्या होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है किसके साथ, सेकंड ऑपरेंड के साथ या सेकंड वैल्यू के साथ। जब उसको जमा या माइनस कर लिया जाता है उसके अंदर फिर लास्ट वाला जो एक्शन परफॉर्म होगा कि वो वैल्यू असाइन कर दी जाएगी या तो उसी वेरिएबल को जैसे हमने यहाँ पे किया, या फिर एक न्यू वेरिएबल रखा जाएगा फिर उसको वो वैल्यू असाइन की जा सकती है। तो इस तरह से कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें, मुख्तलिफ वेरिएबल्स मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेके। आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्यूरी है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप क्वेश्चन वगैरह करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।